मित्रों, डेली करंट अफेयर्स की कीबोर्ड हम रोज़ बजाते ही हैं। आज थोड़े मीम्स पहले देख लेते हैं। आप जानते हैं कि इजिप्ट के शर्म अल शेख में क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हो रही है। उसमें एंटीगुआ और बारबुडा देश के प्रधानमंत्री ने ये कहा कि हमारे देश में जो भी क्लाइमेट चेंज के चलते डिज़ास्टर हो रहे हैं, जलवायु परिवर्तन के चलते हो रही आपदाएं, फ्लड, साइक्लोन, जो भी, उसके लिए बाकी सब बड़े देश जिम्मेदार हैं और उसमें भारत और चीन भी जिम्मेदार हैं। उन्होंने भी बहुत प्रदूषण किया जिससे क्लाइमेट चेंज हुआ है, तो वो हमको मुआवजा यानी कॉम्पेंसेशन दे। भारत और चीन दोनों ने इसका विरोध किया है कि भाई हम तो खुद ही विक्टिम हैं क्लाइमेट चेंज। और ये फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री अमेरिका, यूरोप ने जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति जो अंग्रेज़ों के ज़माने में हुई थी, तब से उन्होंने जो कोयले की सब मीलें चलाकर प्रदूषण किया, उससे हमें नुकसान हुआ, तो हम आपको कैसे कॉम्पेंसेशन दें। हालांकि ये बात भी सही है कि भारत ने भी क्लाइमेट चेंज और चीन ने भी क्लाइमेट चेंज में अपनी कुछ तो भूमिका है, हमने इतना प्रदूषण किया। लेकिन आप एनवायरमेंटल एथिक्स, इंटरनेशनल एथिक्स, जो यूपीएससी मेंस पेपर 4 का मामला है, उसमें सोचे कि ये सब देयर आर नो क्लियर कट सॉल्यूशंस, कि किसने पहले शुरू किया था, कौन किसको मुआवजा दे, वगैरह वगैरह। दूसरा मीम मैंने बनाया वो ऐसा कि उड़ीसा के अंदर जंगल में गांव वालों ने महुआ नाम की देसी शराब के कुछ ड्रम्स रखे होंगे। अब वो उसे पीने गए, लेकिन उससे पहले हाथियों ने पी लिया और हाथी सो रहे थे। फिर वन विभाग के अधिकारी आए और उन्होंने ढोलक बजाकर उनको जगाया। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ये दारू पी के टल्ली नहीं हुए थे, ये तो बस ऐसे ही आराम फरमा रहे थे, दोपहर को उनको सोने की आदत होगी। क्या लिख लेता हूँ, यूपीएससी में कहीं पूछ नहीं ले। एनवायरनमेंट और साइंस का एमसीक्यू, दैट एलिफेंट्स आर अफेक्टेड बाय लिकर कंजम्पशन और नॉट, या अल्कोहल डाइजेशन इन द पैचिडम एनिमल्स। खैर, एक तीसरा और भी मुझे मीम बनाना था। वो ऐसा है कि भारत सरकार ने ऐसा कहा कि सभी टीवी चैनल पर कम से कम 30 मिनट देश हित में, नेशनल इंटरेस्ट में और पब्लिक इंटरेस्ट में, जनहित में कार्यक्रम चलाने होंगे। उस पर एमटीवी रोडीज़ और बिग बॉस के शो रनर्स का क्या रिएक्शन होगा, उसका तीसरा मीम मुझे बनाना था। लेकिन फिर वो ट्विटर पे उनके फैन बॉयज़ मुझको फ्लैग कर दें तो खाली के वांदे नहीं हो जाए, इसलिए नहीं बना रहा। खैर, इधर उधर की बातें एक तरफ, अब मेन चीज़ पे मैं कहूँ तो आप जानते, वैसे मुझे बहुत ये मार्केटिंग करने की शौक़ नहीं है, लेकिन मेरा नेक्स्ट इकोनॉमी का कोर्स 17 नवंबर से आ रहा है। अब उसकी जो भी फीस होगी, लेकिन वो फीस में आपको माफ़ी मिल सकती है अगर ये 13 तारीख, मतलब इस रविवार सुबह 11 बजे एक लाइव टेस्ट होने वाला है जिसको बोलते हैं अनअकैडमी सिविल सर्विस चैंपियनशिप टेस्ट। उसमें ऐसे जो टॉप रैंक आएंगे उनको ये सब एप्पल का मैकबुक लैपटॉप, आईपैड, सैमसंग मोबाइल, आईफोन वगैरह जो जो इनाम होंगे टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से, एक तो वो मिलेंगे और ढेर सारी स्कॉलरशिप की, मान लीजिए अब 200% सारी फी माफ़ हो जाए। तो उस टेस्ट को आप दीजिए, क्योंकि आप नहीं देंगे तो कोई और तो देगा ही, तो फिर उनको मिल जाए। और ये मैकबुक, आईपैड, ये सब कोई पबजी खेलने के लिए नहीं, ये बहुत फास्ट चीज़ होती है, तो अपने पास हो तो पढ़ाई में सुकून रहे, ई लर्निंग में मज़ा आएगा। उसके अलावा भी बाकी ढेर सारी बहुत सारी स्कॉलरशिप, वो कुछ ऐसा है कि हर दूसरे स्टूडेंट को अच्छी खासी डिस्काउंट मिल सके, ऐसी सब सिस्टम है। और ये जो अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन है, उसमें एक नई चीज़ है आजकल कि आपको वो ऑनलाइन क्लासेस होते हैं बराबर, और साथ ही साथ उसमें मेंस टेस्ट सीरीज़, और वो भी इवैल्यूएशन के साथ, कि आपने जो मेंस आंसर राइटिंग की है उसका जवाब का फ़ोटो खींचो, पीडीएफ बना के अपलोड करो और वो चेक करके फीडबैक के साथ देंगे। ऐसी भी चीज़ उसके अंदर आ जाती है, तो इधर उधर आपको फिर भटकना नहीं पड़े इफ़ यू विन द स्कॉलरशिप। 1 आध घंटे की टेस्ट है, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह के सवाल। इन्होंने मुझे कहा तुम इकोनॉमी के सवाल सप्लाई करो, मैंने रीजनेबल डिफ़िकल्टी के ही डालें। तो जो ये सब करंट अफेयर्स देख रहा है, सुन रहा है, पुराना आपने कुछ फ्री वीडियोस वगैरह देखें, तो इजीली यू कैन मैनेज, नथिंग रॉकेट साइंस इन इट। खैर, तो ये एक चीज़ है। अभी मेन पर आते हैं कि 10 नवंबर गुरुवार यानी यूपीएससी एग्ज़ाम को अभी 199 डेज आर लेफ्ट। इंडियन एक्सप्रेस अहमदाबाद एडिशन में पेज 1, वैसे इधर से तीसरा मीम बन सकता था। नीरव मोदी जो ब्रिटेन में छुपा था और उसकी प्रत्यार्पण यानी एक्स्ट्राडिशन की सुनवाई हो रही थी, तो वो ब्रिटेन की कोर्ट में ऐसा बोलता है कि मुझे भारत मत भेजो, मैं ऑलरेडी बहुत डिप्रेशन में हूँ और भारत भेजा तो मेरी सुसाइड करने की टेंडेंसी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और ये आदमी 13,500 करोड़ का घपला करके भागा है और उसको अभी सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं। हालांकि ब्रिटेन की कोर्ट कहेगा नहीं, तुमको तो भेजेंगे, इधर नहीं रखना है। खैर, एग्जाम के लिए काम का नहीं, वो फाइनल आएगा। अब आप देखना, इसके चलते वो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी, प्रत्यार्पण संधि क्या होती है, उसकी लंबी चौड़ी एक्सप्लेन सीरीज चलेगी। अगर काम का होगा तो हम देखेंगे, अदरवाइज टाइम स्पेंड नहीं करेंगे। दूसरा मामला है फेडरलिज्म।
संघवाद। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सहकारी संघवाद तो आजकल होता नहीं, कॉम्बेटिव फेडरलिज्म, लड़ाई झगड़ालू संघवाद होता है। उसमें एक नया मामला ये चल रहा था, पहले भी देखा था। तमिलनाडु की डीएमके पार्टी, उन्होंने राष्ट्रपति को खत लिखा है कि ये आपने जो इधर गवर्नर रखा है राज्यपाल, हमने उसको करीब 20 अलग अलग विधेयक यानी बिल्स भेजे, लेकिन उसने कुछ साइन ही नहीं करे, तो हमारा सरकार चलाना, राज्य चलाना मुश्किल हो गया है, तो आप इसको हटा दो, हमें ये नहीं चाहिए। इसके बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था कि ऐसा कोई एमएलए एमपी इम्पीचमेंट यानी महाभियोग नहीं कर सकते राज्यपाल का, पहली बात है। और दूसरा, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट को ऐसा पावर भी नहीं है कि वो खुद से अपनी मर्जी से इसको हटा दें। वो तो प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्रधानमंत्री और उनकी मंत्री परिषद, वो राष्ट्रपति को सलाह दे कि ये वाले राज्यपाल को रखना है नहीं रखना है, तो की बात हो सकती। फिर पेज 2 पे कुछ नहीं, पेज 3 मित्रों, कई बार आप पाते हैं कि जो रूलिंग पार्टी है स्टेट में, तो कोई एमएलए है, उस पर जो भी रायोटिंग, दंगे फैलाने का, पत्थरबाजी करने का, कुछ करप्शन का मामला चलता हो, तो जब भी उनकी सरकार बन जाती है तो वो सारे मामले पुलिस वापस ले लेती है, कोर्ट में डाला वहाँ से वापस ले लिया जाए, ऐसा होता है। ऐसा ही कुछ गुजरात हाईकोर्ट में मामला आया कि बीजेपी के एक एमएलए हकूबा जाडेजा, जिन पर 2007 में दंगे का कोई मामला था, तो सरकारी वकील, पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने ऐसा लिखा कोर्ट में कि ये मामला में कुछ है नहीं, इसको हम विड्रॉ करना चाहते हैं। हाईकोर्ट ने नाराज़गी जताई है कि आजकल सरकारी वकील अपना माइंड इंडिपेंडेंटली अप्लाई नहीं करे, अपना दिमाग खुद से चला के कि ये केस का मेरिट क्या है या नहीं है, सबूत के हिसाब से इसने गुनाह किया है, ऐसा हमको लगता है नहीं लगता है, केस चलाना है नहीं चलाना है, उसकी जगह दे हैव बिकम पपेट्स इन द हैंड ऑफ रूलिंग पार्टी। कठपुतलियाँ बन गए हैं सरकारी वकील, और जो पक्ष सत्ता में आ जाए उस हिसाब से ये नेताओं के खिलाफ मामले चलाते हैं, हटाते हैं। अभी सीधा सीधा प्रश्न इधर नहीं बनता, लेकिन जब आप बात करते हैं कि इलेक्शन या पॉलिटिक्स में क्या खामियां हैं, क्या चीज़ें दुरुस्त करने की ज़रूरत है, जब हम कहते हैं क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, अपराधी लोग राजनीति में आ रहे हैं, तो उसके जो अलग अलग आयाम हैं, तो उसमें आपको ये भी गौर करने की चीज़ है कि वो जो क्राइम करके बैठा है, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर, सरकारी वकील इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर रहे हैं, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। कुछ और देशों में पब्लिक प्रोसिक्यूटर, डिस्ट्रिक्ट अटर्नी, इनकी ऑफिस को काफ़ी इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता दी गई होती है, ताकि ये मेयर या सीएम या कोई उन पर दबाव नहीं डाल सके, ये लोग अपने दिमाग से खुद चलते हैं, ऐसा उनको स्टैट्यूटरी पावर्स दिए जाए। तो ऐसा भारत में भी करने की ज़रूरत है। फिर पेज 4-5 में बस इधर उधर के पॉलिटिक्स और एडवर्टाइजमेंट। पेज 6 पे चलते हैं, तो मैंने आपको शुरू में जो बताया, केंद्र सरकार का सूचना प्रसारण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, उसने ये कहा है कि टेलीविज़न पर हर रोज़ कम से कम 30 मिनट का ऐसा कार्यक्रम दिया जाए जिसमें जन सेवा और राष्ट्रहित हो। उसके लिए उन्होंने कुछ 8 अलग अलग थीम्स या विषय वस्तु बताए हैं, क्या क्या हो सकता है। एजुकेशन, एग्रीकल्चर, हेल्थ, साइंस, वीमेन वेलफेयर, वीकर सेक्शन वेलफेयर, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, नेशनल इंटीग्रेशन, ये सब दिखाने की ज़रूरत है। अब स्वाभाविक है ये सब आएगा तो कुछ ना कुछ कॉलम कल से शुरू हो जाएंगे, जहाँ पर लोग विरोध करेंगे, नहीं ये तो हमारी स्वतंत्रता है, क्रिएटिव इंडिपेंडेंस है, कलाकार की मौलिकता कि हमको उधर MTV रोडीज दिखाना है या बिग बॉस दिखाना है। पर आप ये भी सोचिए कि टेलीविज़न पर जो छोटे बच्चे उसे कंज्यूम कर रहे हैं, जो लोग उसे देख रहे हैं, खासकर छोटे गांव शहर के लोग, कि जिन्होंने शायद स्कूल कॉलेज में उनको इतना वैल्यू एजुकेशन नहीं मिला, तो जो कुछ 30 मिनट देख ले, पूरा दिन कोई 24 घंटे ये दिखाने की बात नहीं हो रही, 30 मिनट दिखाना है, तो माने जो थोड़ा समाज में सुधार हो जाए, तो इट इज़ अप्रिशिएबल स्टेप, सरकार ने उचित कदम उठाया है। मित्रों, भारत का राष्ट्रीय फूल, नेशनल फ्लावर क्या है? तो वो है कमल, लोटस, और ये करीब 1950 में ही इसको तो ये उपाधि दी गई थी। तो ऐसा नहीं कि बीजेपी सरकार ने बोला कमल राष्ट्रीय चिन्ह है, राष्ट्रीय फूल है। खैर आप याद करो, कल हमने देखा था कि G20 समिट जो 2023 में भारत में होने वाली है, उसका लोगो, उसमें भी एक कमल का फूल है और उसके ऊपर पृथ्वी का गोला है। तो कांग्रेस को नाराज़गी है कि ये तो बीजेपी के सिंबल को हाईलाइट किया जा रहा है, जबकि बीजेपी का कहना नहीं, ये तो अपना राष्ट्रीय फूल है। खैर हमें याद ये रखना है कि राष्ट्रीय फूल क्या है, कमल। कुछ लोग जो तैयारी नहीं कर रहे हैं, उनको शायद ये लगे कि नहीं वो असल में ऐसा रिकॉग्निशन नहीं है। तो मैंने अभी नेट पे वापस चेक भी कर लिया जस्ट टू बी श्योर कि हाँ वो सरकारी वेबसाइट पे भी लिखा है कि वो अपना राष्ट्रीय फूल है। आगे बढ़े तो पेज 7, इलेक्टोरल बॉन्ड्स एक टाइप का गिफ्ट कार्ड है, आप अपनी मनचाही पॉलिटिकल पार्टी को दे सकते हैं
और उस पर आपका नाम नीचे नहीं लिखा होगा तो गुप्त रूप से आप दान दे सकते हैं। ऐसा गुप्त रूप से क्यों करना है, वरना आपकी वाइफ को, आपके हस्बैंड को, आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट को, आपके यार दोस्त को, आपके किसी को पता चल जाए और फिर वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को इन्फॉर्मेशन लीक कर दे और फिर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के गुंडे आके आपको परेशान करे कि हमको क्यों नहीं दे रहे, तो इट गिव्स यू सीक्रेसी। ऑफकोर्स आपको हंसी मजाक लगे इसलिए मैंने एग्जाम्पल ऐसा बनाया, बट दैट इज द जिस्ट ऑफ इट कि सीक्रेसी, इट प्रोवाइड सीक्रेसी टू द डोनर। अब ये जो इलेक्टोरल फंड बॉन्ड्स हैं, मात्र और मात्र हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सिलेक्टेड ब्रांचेस गिनी चुनी ऑफिस से खरीद सकते हैं और कई जगह ये बिकता नहीं। इसको खरीदना है, उसके जो मेथड्स होते हैं, आप जाके उसका जो फॉर्म भरेंगे और फिर पैसा ट्रांसफ़र करना है कि मुझे 1000 रुपये का बॉन्ड खरीदना है, 1 लाख का बॉन्ड खरीदना है। अब उसमें एक बात हो सकती है कि आप नेफ्ट RTGS से ऑनलाइन पैसा ट्रांसफ़र कर दो, और दूसरा हो सकता है कि आप कुछ चेक लिख दो और फिर आपका जो बैंक का खाता है, मान लीजिए एक्सिस बैंक में, तो आप एक्सिस बैंक की चेकबुक होगी आपके पास, उसमें आप लिखेंगे और वो चेक फिजिकली जाके आप SBI के ब्रांच को देंगे, मैनेजर उसको डालेगा और वो पैसा एक्सिस बैंक से SBI में ट्रांसफ़र होगा, 1000 रुपये, 1 करोड़ रुपये, और आपको बॉन्ड दिया जाएगा। तो ये जो ऑफलाइन तरीका हुआ या फिजिकल ट्रांजैक्शन हुआ, जब आप ऑफिस में गए और चेक आपने दिया और वो काम हुआ, तो आर्टिकल ऐसा कहना चाहता है कि ऐसे फिजिकल ट्रांजैक्शन वो काफ़ी बढ़ गए हैं और इससे करप्शन और 2 नंबर के काम होने की डर लगता है। फिर मान लीजिए मेरी खुद की पॉलिटिकल पार्टी और मैं बड़ा एक बिजनेसमैन हूँ, तो मैं अपना ही पैसा अपना ही घुमाते रहूँ और ऐसा कुछ शेल कंपनी बना दूँ, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ पर इनकम टैक्स नहीं लगता डोनेशन पे, तो कुछ धांधली हो सकती। लेकिन ये जो आर्टिकल लिखा गया है वो ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करे ऐसे लिखा गया है। वो ऐसा कहता है कि सेल ऑफ फिजिकल बॉन्ड जम्स। देखिए, जो इलेक्टोरल बॉन्ड मिलते हैं SBI की, हम FAQ पढ़ें तो उस हिसाब से इलेक्टोरल बॉन्ड आपको फिजिकल स्वरूप में मिलता है, कागज़ का टुकड़ा मिलता है, फिर आप अपने फेवरेट पार्टी को देंगे। वो इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में आपको बॉन्ड नहीं दे रहा है। जैसे आजकल आप शेयर्स खरीदें, बॉन्ड्स खरीदें बाकी सब कंपनियों के, तो वो तो आपको डिजिटली मिलते हैं आपके डीमेट अकाउंट में। ये ऐसा डीमेट अकाउंट वाली सिस्टम नहीं कि ऑनलाइन सब चीज़ सर्टिफिकेट ट्रांसफ़र हो रहा है, ये आपको फिजिकल मिले, ऐसा SBI की वेबसाइट बोलती है। एक ज़माने में उर्जित पटेल जो RBI के गवर्नर थे, उन्होंने कुछ खत लिखा था सरकार को कि ऐसा ये कागज़ के टुकड़े पे दे रहे हो, उससे 2 नंबर के काम और मनी लॉन्ड्रिंग और वो सब में डेंजर दिखता है। हालांकि सरकार ने फिर भी उसको जारी किया था। तो यानी 2 बातें जो ये आर्टिकल अननेसेसरीली शायद मिक्सअप कर रहा है, ऐसी मुझे फीलिंग आ रही है। एक हो सकता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने का पैसा आप इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफ़र कर रहे हैं या कैश के रूप में आप फिजिकली जाके जमा कर रहे हैं, और दूसरी बात कि इलेक्टोरल बॉन्ड खुद को आपको इलेक्ट्रॉनिकली मिल रहा है या फिर कि उसको फिजिकली मिल रहा है। तो SBI की खुद की FAQ के हिसाब से समझे तो फिजिकली आपको वो तो मिल रहा है वगैरह वगैरह। खैर, अब ये खुद कल परसों में एक्सप्लेन सीरीज डाल दे तो बेहतर होगा, क्योंकि मैंने तो सर्च किया तो मुझे तो ये इन्फॉर्मेशन मिली। इसने अननेसेसरी चीज़ों को कॉम्प्लिकेट किया। हेडलाइन इस तरह से बनाइए कि सेल ऑफ फिजिकल बॉन्ड जम्स। इसका मतलब कि बॉन्ड इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में पहले मिलते थे, लेकिन अब लोग फिजिकल स्वरूप का बॉन्ड खरीद रहे हैं। इट इज़ कॉजिंग कन्फ्यूजन। आगे बढ़ते हैं। ये हाथी दारू पी के सो गए, वो हमने देख लिया। पेज नंबर 8 पे चलते हैं, कॉलम्स। रूपी सेटलमेंट, वो हम कई बार पहले भी देख चुके हैं कि रशिया अपना ऑयल गैस इंडिया को बेचे, हम उसको डॉलर में पेमेंट नहीं करेंगे, हम उसको रूपी करेंसी में पैसा देंगे और भारत के ही एक आध बैंक में उसका वॉस्ट्रो नाम का खास खाता खोल देंगे और उसमें वो रुपया दे देंगे। और फिर पुतिन को इंडिया से जो भी दवाई या गेहूँ चावल जो खरीदना हो तो वो उस रुपये का इस्तेमाल करके हमको वापस पैसा देगा और हम उसको एक्सपोर्ट करेंगे। तो आप कहिए तो बेस्ट है, और इसमें तो वो सब डॉलर की करेंसी फ्लक्चुएशन और वो सब की प्रॉब्लम नहीं, वो सही है। पर रशिया को दिलचस्पी भी तो होनी चाहिए भाई। रशिया भारत से क्या खरीदता है, या हम कहें कि इंडिया रशिया को क्या एक्सपोर्ट करता है। तो मामला कुछ ऐसा है कि रशिया से भारत ने पेट्रोलियम, कोयला, फर्टिलाइज़र और सनफ्लावर ऑयल, सूर्यमुखी तेल, ये करीब 21 बिलियन डॉलर का हमने इंपोर्ट किया, और सामने हमने उसको जो भी दवाइयाँ या मशीनरी एक्सपोर्ट की वो तो सिर्फ 1 बिलियन डॉलर का ही था। तो सोचो, रशिया से हमने 20 बिलियन डॉलर का माल खरीदा और हमने उसको सिर्फ 1 बिलियन डॉलर का माल बेचा। तो रशिया के बैंक अकाउंट में अभी कितना पैसा पड़ा होगा? 21 - 1 यानी कि 20 बिलियन डॉलर के इक्विवेलेंट रूपी करेंसी में उसके पास पैसा है, जो पुतिन ने हमको चीज़ें एक्सपोर्ट की। और उसके पास अब समझो भारत के 20 बिलियन डॉलर की इक्विवेलेंट रूपी करेंसी उसके पास भारत के किसी बैंक अकाउंट में, वॉस्ट्रो नाम के स्पेशल बैंक अकाउंट में पैसा पड़ा है। तो पुतिन ये सोचता है कि इतना सारा पैसा का मैं क्या करूं, ये रूपी करेंसी से मुझे इंडिया में तो कुछ इतना खरीदना भी नहीं है,
तो वो पैसा तो बिना इस्तेमाल हुए ऐसे ही पड़ रहा है। इसलिए रशिया को अब ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा है और वो उसमें ज़्यादा वो ऐसे ही कर रहा है कि नहीं हमको तो डॉलर या कोई और करेंसी दे दो, इसमें मज़ा नहीं है। क्योंकि हमें मतलब रशिया को आपके देश यानी इंडिया से बहुत ज़्यादा चीज़ें खरीदने ही नहीं होती, तो हम इतने सारे रूपी करेंसी का क्या करेंगे। उल्टा रशिया यूएई जिसकी करेंसी है यूएई का दिरहम, उनके साथ ऐसा सेटलमेंट करने के लिए काफ़ी उत्सुक है। क्योंकि यूएई में आप जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, गोल्ड, बहुत सारी चीज़ें मिलती होंगी जो ये रशिया के सब पॉलिटिशियन, मिलिट्री जनरल को वो सब चीज़ें मंगवाने के लिए वहाँ से ही इनडायरेक्टली उसको जो भी ऑडी कार या मर्सिडीज़ कार मंगवानी हो वो सब उसको ज़्यादा मजे आएंगे। इसलिए हम ये जो चाहते हैं रूपी में सेटलमेंट हो, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि हमने ऐसी चीज़ें बनानी हो जो विदेशी लोग खरीदने की रुचि रखते हो, तभी इसको पिकअप किया जाएगा। ये ऐसी बात है कि मान लीजिए पेटीएम पर हम कुछ फ़ोन रिचार्ज करें और ये वो काम करें और वो हमको बहुत सारा कैशबैक दे दे, लेकिन शर्त हो कि सिर्फ आप पेटीएम में ही यूज़ कर सकते हैं। तो एक हद के बाद आप कितना ही शॉपिंग करेंगे पेटीएम से, जबकि आप ऐसी चीज़ें खरीदना चाहते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे मिलती है। तो आप कभी तो मना करेंगे भाई रहने दो पेटीएम, हमको तुम्हारा कैशबैक और ये सब ऑफर में मज़ा नहीं है। दूसरे जो कॉलम है वो अमेरिका में चुनाव में क्या हो रहा है, हम दिमाग ज़्यादा खर्च नहीं करेंगे। कॉलेजियम सिस्टम वो मैंने आपको आगे भी बताया कि वो एक बार में पढ़ के ख़त्म करो थियरी। पेज 9 पे चले, वो EWS जजमेंट के बारे में वो भी मैंने आपको बताया कि जाने लायक 4 बड़े मुद्दे हम देख चुके हैं। अर्बन पॉल्यूशन के बारे में वरुण गांधी ने लिखा आर्टिकल, लेकिन वो भी मेन मुद्दे हम पढ़ ही चुके हैं, इसमें डेटा ज़्यादा है पर वी हैव इनफ डेटा। विवेक देबरॉय ने लिखा कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो डेटा कलेक्शन किया वो तरीका ही गलत था। ये भी चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं, अब इसको और हम दिमाग खर्च नहीं करेंगे। आगे बढ़ो, पेज 10 में कुछ नहीं, पेज 11 उसमें मैंने आप ये एंटीगुआ बारबुडा का PM वो कह रहा है कि भारत हमको मुआवजा दे, मामला हमने देख लिया। आगे बढ़ो, फिर एक कोई फॉर्मर एम्बेसडर की इंटरव्यू है चीन के बारे में। अब वैसे आप जानते हैं ये एक था टाइगर जेम्स बॉन्ड, चीज़ें मैं पढ़ाता नहीं, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें लीडरशिप क्वालिटी और बड़ा सा निबंध तो वो जानने लायक मिले। पहला, जैसे भारत में ये नरसिम्हा राव के ज़माने में LPG रिफॉर्म लिए गए थे, विदेशी कंपनियों को भारत में आने की अनुमति, FDI के नियम सरल किए जाएं, प्राइवेट सेक्टर के बैंक, टेलीकॉम वगैरह कंपनियों को परमिशन मिले, वो सब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के रिफॉर्म हुए थे। ऐसा ही कुछ चीन में भी हुआ था, वो 80s के ज़माने में हुआ था, जिसको हम कहते हैं कल्चरल रेवोल्यूशन। अब ये जो कल्चरल रेवोल्यूशन हुआ तो स्वाभाविक है उसके बाद उनके इकोनॉमी में काफ़ी तरक्की हो जाएगी और शहरों में और ज़्यादा समृद्धि हो जाएगी। तो बहुत सारे पॉलिटिशियन उन्होंने अपनी ट्रांसफ़र बीजिंग में करवा दी। मतलब वहाँ जो भी मिनिस्टर या सेक्रेटरी टाइप के पोस्ट होंगे वहाँ, मतलब मिनिस्टर और IAS ऐसे वो सब एक ही पॉलिटिकल पार्टी में सब चलता है, आप जानते हैं सिंगल पार्टी सिस्टम। तो सब ज़्यादातर नेता लोग बीजिंग आ गए कि यहाँ अब खुशहाली है और सब फॉरेन की चीज़ें मिलती हैं, इधर हम ऐश करेंगे। लेकिन शी जिनपिंग उसने लॉन्ग टर्म का सोचा। वो 80s से लेके 2007 तक के ज़माने में उसने खुद ही कहा कि मुझे गांव में और ऐसे देहाती प्रांतों में पोस्टिंग दे दो। उससे फ़ायदा ये हुआ कि एक तो ग्रास रूट पे लोगों को क्या समस्याएं हैं, वो बीजिंग की केंद्र सरकार के बारे में क्या सोचते हैं, उसकी उसको ज़्यादा अच्छी ग्रिप आ गई। और फिर उसके लोकल जितने भी लोग होंगे, प्रोविंशियल गवर्नर या जो, उनके साथ उसका नेटवर्क और वो चीज़ें भी अच्छी बन गई। और जब 2007 में वो बीजिंग में आया ये जनरल सेक्रेटरी बनने की इलेक्शन के लिए, तब बाकी लोग उसे बहुत पहचानते नहीं थे जो बीजिंग में बैठे होंगे मिनिस्टर लोग। इसलिए उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स में उनको लगा ये तो भोला आदमी है, इसी को बना देते हैं ताकि हम अपने पपेट के रूप में यूज़ करें और चलाते रहेंगे, जबकि वो एक शातिर इंसान था। और फिर उसने सब चीज़ें अपने हाथ में कर ली। खैर उसकी वो शातिरी और उस पर हम न जाएँ तो हम ये समझ सकते हैं कि हमेशा अगर आप बड़े बनना चाहते हैं तो आपको ग्रास रूट की चीज़ों की समझ होनी चाहिए। गांधी जी भी आप याद करो, उन्होंने पूरे देश में परिक्रमा की थी, सब क्या क्या गांव में तकलीफ़ें हैं वो उन्हें समझने की कोशिश की, बाद में वो नेशनल लीडर बने। अगर आप प्राइम मिनिस्टर मोदी का भी ज़माना देखें तो पहले उन्होंने भी RSS के प्रचारक के रूप में पूरे देश में जो परिक्रमा की होगी, और फिर वो अचानक से गुजरात के CM बनते हैं। तब तक बाकी लोग उन्हें इतना परिचय नहीं था, तो पार्टी की इंटरनल पॉलिटिक्स में सबने ये सोचा ये बोले आदमी है तो इनको हम CM बना देते हैं और हम अपनी पपेट के रूप में यूज़ करें, ऐसा जो भी पार्टी पॉलिटिक्स। लेकिन उन्होंने फिर चीज़ें एक स्ट्रॉन्ग लीडर के रूप में वो उभर के आते हैं। दूसरा, शी जिनपिंग अपने देश के इतिहास का दूसरी तरह से अब उसको लिखवा रहे हैं, और शी जिनपिंग थॉट, उनके विचार वो कंपलसरी स्कूल कॉलेज में पढ़ने पड़े। अब उनके विचारों में ऐसा सब लिखा जाता है कि चीन एक महान देश है, लेकिन विदेशी ताकतों ने हमें हमेशा
ह्यूमिलिएट किया है। हमारी प्राचीन और मध्यकालीन सब जो ग्रेटनेस थी उसको ये विदेशियों ने कम किया, हमें जलील किया है, हमारा शोषण किया है और हमें वापस से इन चीज़ों को ऊपर लाना है और मैं ही आपका लीडर हूँ जो आपको इन सब में मदद कर सकता है वगैरह। तो ग्रेटनेस ऑफ द कंट्री एंड सिविलाइजेशन, पेट्रियोटिज्म, ये सब वो दोहरा रहे हैं। अगर आप दूसरी सब जगह देखें तो अमेरिका में ट्रंप भी ऐसा बोलता है, लेट अस मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। इंडिया में भी जो नैरेटिव चलता है आप जानते हैं कि हम भारत को वापस खड़ा करना है और ये सब विदेशी और विधर्मियों के चलते अपनी जो पुरानी संस्कृति है उसका जो नाश हुआ है उसको ठीक करना है वगैरह। तो जब आप बड़ा सा निबंध लिखते हैं तो आपको सोचना चाहिए कि ये सिर्फ एक जगह की नहीं है, हर जगह कुछ ऐसे ही नैरेटिव्स चलते हैं। तीसरी बात, जब एलपीजी टाइप के रिफॉर्म्स चीन में लिए गए तो वहाँ बहुत ही आर्थिक समृद्धि आई और जब भी आर्थिक समृद्धि आती है तो वो अपने साथ करप्शन लेके आती है, क्योंकि जल्दी जल्दी लोग के पास पैसा आ जाए तो उनका कैरेक्टर बिगड़ना शुरू हो जाए, वो होता ही है, चाहे उसको शराब, ड्रग्स, प्रॉस्टिट्यूशन ये सब की लतें शुरू हो जाए। इसके चलते ये कम्युनिस्ट पार्टी के जो भी ऑफिसर्स थे, मिलिट्री के जनरल थे, उनकी आइडियोलॉजी और डिसिप्लिन वो ख़राब होने लगी। जब शी जिनपिंग ने सत्ता अपने हाथ में ली तो उसने कहा मैं ये सब ठीक करूँगा। अब ये जो ठीक करना होता है उसका मतलब कि मेरे जो विरोधी हैं पार्टी के भीतर ही, उन्हीं को करप्शन के इल्ज़ाम में मैं हटा दूंगा और फिर मेरा ही शासन और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। तो तानाशाह इस प्रकार की भी चीज़ें अपनाते हैं अपने विरोधियों को हटाने के लिए, जबकि हो सकता है वो खुद भी उतने ही करप्ट हो। ऐसे ही खेल रशिया में भी होते हैं, वेनेजुएला में भी होते हैं, हर जगह। तो और चौथी चीज़, सोवियत संघ यूएसएसआर, उसका जब पतन हुआ, विघटन हुआ और उसमें से रशिया बनता है, वो पतन इसलिए हुआ कि वहाँ पर जो कम्युनिस्ट पार्टी थी और उनकी जो रेड आर्मी मिलिट्री थी, असल में दोनों साथ मिल के काम करते थे। तो अगर कोई बगावत या सिविल वॉर या विद्रोह हो रहा है तो आर्मी ने आकर जो पॉलिटिकल साइड है उसकी मदद करनी चाहिए और यूएसएसआर को टूटने से रोकना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। रेड आर्मी ने पार्टी की मदद नहीं की, इसलिए वो टूट गया। तो क्या चीन का विखंडन हो सकता है, विघटन हो सकता है? जवाब है हाँ, अगर उनकी पीपल्स आर्मी और उनकी कम्युनिस्ट पार्टी, वो दोनों के जो दो लीडर बड़े उभर के आए और फिर वो एक दूसरे की मदद नहीं करे तो चीन भी टूट सकता है। नथिंग इज़ परमानेंट, कुछ भी शाश्वत नहीं होता है। बड़े बड़े साम्राज्य गिरे तो चीन भी गिर सकता है। खैर आगे बढ़ते हैं। पेज 12 एक्सप्लेन सीरीज मिशन प्रारंभ, जिसके अंतर्गत विक्रम एस, जो कि एक प्राइवेट सेक्टर का बनाया गया सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, वो हमने कल ही देख लिया, इधर वापस आ रहा है। अमेरिका के चुनाव की 2 बड़ी एक्सप्लेन सीरीज काम की नहीं। पीएचडी करने के लिए रिसर्च पेपर सबमिट करना होगा कि नहीं, वो भी हमने कल मैंने बता दिया, इतना काम का नहीं। आगे बढ़ो। पेज 13 वर्ल्ड समाचार में ये अमेरिका में जो इलेक्शन हुए तो बहुत सारे भारतीय मूल के व्यक्ति, इंडियन अमेरिकन भी उसमें जीत गए, जैसे राजा कृष्णमूर्ति, रो खन्ना, प्रेमिला जयपाल, अरुणा मिलर, श्री थानेदार, मेघन श्रीनिवास। हमको सबके नाम याद नहीं रखने, सफिशिएंट टू नो कि भारतीय मूल के लोगों का अमेरिका और कनाडा दोनों की पॉलिटिक्स में पावर बढ़ रहा है। कनाडा में याद करो कुछ नवंबर महीने को हिंदू हेरिटेज महीने के रूप में मनाएंगे। अमेरिका के न्यूयॉर्क में बोला दिवाली को सरकारी छुट्टी जाहिर करेंगे, पब्लिक हॉलीडे वगैरह वगैरह। तो मेंस पेपर 2 डायस्पोरा में हम ये एग्जाम्पल लिख सकते हैं। फिर बात है इजराइल, उसने आधिकारिक रूप से माना है कि पैलेस्टाइन, गाज़ा, ईरान और सूडान में दुश्मनों को ख़त्म करने के लिए उसने ड्रोन का इस्तेमाल किया था। अगेन एक था टाइगर जेम्स बॉन्ड के रूप में नहीं, लेकिन मेंस पेपर 3 के अंदर एक मुद्दा है कि साइंस टेक्नोलॉजी और उसमें ड्रोन के एप्लीकेशन। तो डिपेंड करता है क्या उसमें फिर आप पोटेंशियल हार्म्स एंड चैलेंजेस देखें तो ये भी है कि ड्रोन की मदद से सब जब लोगों को मारने में इस्तेमाल हो, अच्छा भी हो सकता है, जैसे तालिबान के किसी लीडर को मारने के लिए अमेरिका ने इस्तेमाल किया हो, लेकिन ऐसे इंस्टेबिलिटी को वो बढ़ा सकता है। निशस्त्रीकरण, डिसआर्मामेंट हमारी अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। पेज 14 पे चलते हैं। मित्रों, लेटेस्ट बजट 2022 में सरकार ने ये कहा था हम लोग सॉवेरिन ग्रीन बॉन्ड्स लाएंगे, संप्रभु हरित बॉन्ड। मतलब सरकार को ये एनवायरनमेंट के, क्लाइमेट चेंज के, सोलर विंड एनर्जी के प्रोजेक्ट करने हो, उसके लिए जो पैसा चाहिए तो जनता से उधारी में लेना है और उसके बदले आपको बॉन्ड दिया जाएगा और फिर आप पैसा देंगे प्रिंसिपल और आपको प्रिंसिपल इंटरेस्ट वापस करेंगे, ऐसी चीज़। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने उसका सब फ्रेमवर्क जारी किया कि अच्छा ऐसे हम बॉन्ड्स इशू करेंगे, 16,000 करोड़ मार्केट से उठाएंगे और फिर रिन्यूएबल एनर्जी, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन, वेस्ट मैनेजमेंट, पॉल्यूशन कंट्रोल, न्यूक्लियर जनरेशन, लैंडफिल, अल्कोहल, माफ़ कीजिए थोड़ा पढ़ने में गलती हो गई, वो ऐसा कहना चाहता है रिन्यूएबल एनर्जी, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन, वेस्ट मैनेजमेंट,
पॉल्यूशन कंट्रोल, ग्रीन बिल्डिंग, फुल स्टॉप। इतनी चीज़ों के लिए ये पैसा जो आया उसको हम इस्तेमाल करेंगे। हालांकि नेक्स्ट सेंटेंस, न्यूक्लियर पावर, लैंडफिल, अल्कोहल, वेपन, टोबैको, गेमिंग, पाम ऑयल इंडस्ट्री और हाइड्रो पावर जो 25 मेगावाट से बड़े हैं उनके लिए ये पैसा हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो दो अलग चीज़ है। इसलिए मैं खुद से अपनी गलती मान के आपको इसलिए बता रहा हूँ, कभी कभी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में हम लोग जल्दी जल्दी में पढ़ते हैं और फिर हमसे मिस हो जाए, तो अब जब एमसीक्यू टिक करना होता है ऐसी गलती हो जाती है कि हाँ ये सब चीज़ में भी इस्तेमाल कर सकते हो, तो वो गलत होगा। तो ध्यान से पढ़िए जो चीज़ें पढ़ रहे हैं। दूसरा, ये जो बॉन्ड का पैसा आया, मतलब सरकार ने उधारी में लिया, तो क्या अब सरकार ये पैसा यूज़ करके कोई दूसरी कंपनी में शेयर्स खरीद सकती है? जवाब है सिर्फ और सिर्फ एक किस्से में। वो ऐसा कि मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें ऐसा हो सकता है। फॉर एग्जांपल ये गांधीनगर अहमदाबाद मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट, उसमें ऐसा है कि स्टेट गवर्नमेंट की 50% पार्टनरशिप और यूनियन की 50% पार्टनरशिप, ऐसा कुछ है। तो केंद्र सरकार को 100 करोड़ में से 50 करोड़ देने होंगे जो शेयर पार्टनरशिप के रूप में, तो ग्रीन बॉन्ड से जो पैसा उठा के लाए वहाँ से इधर डाल सकते हैं, ये संभव है। ये जो बॉन्ड का पैसा आएगा वो जाएगा किधर? पब्लिक अकाउंट में, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। तो आप सोचो ये बॉन्ड है, मतलब उधारी है, लोन है, और आप जानते हैं लोन के सारे प्रोसीड्स वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एकत्रित निधि में जाएंगे। मेरे ख्याल से आर्टिकल 266 होना चाहिए, हाँ उसमें ऐसा कुछ लिखा होगा तो देख लेना। दूसरा, मेटा जो कि फेसबुक की पेरेंट कंपनी है, उसने 11,000 लोगों को नौकरी से निकाल दिया। आप लगाओ तुक्का क्या हुआ होगा? कोरोना लॉकडाउन के दौरान लोग सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ करते थे, तो उस वक्त पेज व्यू बड़े होंगे, एडवर्टाइजमेंट बड़े होंगे, तो ज़्यादा स्टाफ को उन्होंने रखा होगा सब हैंडल करने के लिए। लेकिन अब दूसरी भी और ज़्यादा कंपनियां टिकटॉक वगैरह वो आ रही हैं, एडवर्टाइजमेंट का जो मोनोपोली है वो टूट रही है, और अब वापस से अनलॉकडाउन है, बच्चे स्कूल कॉलेज जाने लगे, लोग ऑफिसों में जाने लगे, उसका ट्रैवलिंग करते हैं, ये वो, तो पहले जितना सोशल मीडिया शायद लोग यूज़ नहीं कर रहे, इसलिए एडवर्टाइज़र्स आ नहीं रहे हैं, इसलिए इनको इतना स्टाफ चाहिए नहीं। हाँ, तो ये लिखना किधर में, तो जब निबंध बड़ा सा कुछ आप लिख रहे हैं कि इकोनॉमी, तो उसमें ये स्टार्टअप बबल वगैरह जो नौकरियां खड़ी होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए जो शाश्वत हो, सस्टेनेबल हो, परमानेंट हो। ये सब ऐसा है कि कभी वन ऑन अगेन ऑन ऑफ अगेन टाइप की इवेंट्स आती है और उसमें अचानक से ढेर सारा काम मिल जाता है, फिर वापस चला जाता है, जिसके चलते लोगों को नौकरियां नहीं मिलती और लाइवलीहुड आपका सिक्योर नहीं है, तो फिर आपका स्ट्रेस बढ़ता है, फैमिली में झगड़े बढ़ते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा बढ़ती है, बच्चों पे खराब असर होता है, आतंकी, नक्सली, ऐसे सब बेरोज़गार नौजवानों को अपने शिकार में लाते हैं, से लेके ढेर सारे इसके नेगेटिव आयाम हम निकाल सकते हैं। डिपेंड करता है निबंध में क्या पूछा है और आप इसको कितना खींचना चाहते हैं। सेबी ने एक कमेटी बनाई थी कि मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन, मतलब ये जो भी शेयर बाजार के हमारी बीएसई, एनएसई, ऊपर क्लियरिंग के जो चीज़ें होंगी, डीमेट अकाउंट चलाने वाली संस्थाएं होंगी, उनको और अच्छे से और ज़्यादा सख्ती से रेगुलेट, नियंत्रित करने की ज़रूरत है। और इसका बॉस कौन था? जी महालिंगम। सो जी महालिंगम कमेटी ऑफ सेबी इज़ फॉर व्हाट? ग्रीन फाइनेंस के लिए नहीं है, सोशल स्टॉक एक्सचेंज के लिए नहीं है, पार्टिसिपेटरी नोट्स के लिए नहीं है, ये किसके लिए? MIS मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूट को रेगुलेट करने की बात कर रहे हैं। फिर ये रूपी डॉलर का सेटलमेंट और उसकी जो योजनाएं चलती हैं एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए, उसमें रुपये को अलाउ करें वगैरह, टेक्निकल चीज़ें बहुत घूम फिर के वही जो रशिया का मैंने एग्जांपल दिया उसके आसपास ही चल रहा है। एस्मा मतलब यूरोपियन यूनियन का सिक्योरिटीज़ एंड मार्केट अथॉरिटी, वो समझो भारत में जैसा सेबी है शेयर मार्केट के लिए, यूरोपियन में एस्मा होगा। तो उसने भारत की कुछ संस्थाओं को जो परमिशन दी है उसको हटा रहे हैं। ये टेक्निकल मुद्दा है, मैंने इसको आगे आपको बताया था क्लियरिंग कॉरपोरेशन क्या करता है, इसमें और दिमाग खर्च करने का भी फायदा नहीं। आगे बढ़ो। इसके बाद पेज 15 और 16 में स्पोर्ट्स कुछ खास दिखा नहीं। तो ये था आज का न्यूज़पेपर। सी यू नेक्स्ट टाइम।